Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Stars Academy LMS Head Office Johor Town. Today we are going to discuss the introduction to fundamental concepts of chemistry test. So let's get started with the first MCQ. The mass of 1/12 of carbon 12 comes out to be. हम जानते हैं कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 को बेसिकली 1 AMU कहा जाता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। तो 1 AMU यहाँ पर हमें चार्ली ऑप्शन में नजर आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2.24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हैज मास। हम जानते हैं, ये बात पहले से ही पढ़ चुके हैं कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at standard temperature and pressure occupies a volume of 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम हो और कार्बन मोनोऑक्साइड के मास से आप उसे कंपेयर करें तो यू विल गेट टू नो कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम होता है तो उसका मास होता है 1 मोल के बराबर, यानी कि 28 ग्राम। आप 22.4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं टू सॉल्व द इक्वेशन, तो ये आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब का मास आ जाता है। और अगर आपको गिवन डाटा में 2.24 डेसीमीटर क्यूब का मास पूछा गया है तो आप 2.24 डेसीमीटर क्यूब से लेफ्ट साइड पर और 2.24 डेसीमीटर क्यूब से ही राइट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। 1, 10, 1, 2.8, तो 2.8 जो है वो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता है 2.8। फिलहाल हम कहेंगे कि 2.24 डेसीमीटर क्यूब हों तो उनका मास जो है वो 2.8 ग्राम आता है, जो कि अगेन चार्ली ऑप्शन में नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिटवीन 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो अगर आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं, आपको पता लगता है कि हाइड्रोजन के मोल्स हैं 4 और मीथेन के मोल्स हमें चाहिए, क्योंकि हम मोल्स से ही वॉल्यूम का रिलेशनशिप निकालते हैं। तो मोल्स हमें मीथेन के 16 ग्राम मास है, 16 ही मीथेन का मोलर मास होता है, तो मीथेन के मोल्स मिल रहे हैं 1। ये बात याद रहे कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, जो कि हमने वैसे तो गैसेस के यूनिट में देखा है, लेकिन जनरली हमें एवोगैड्रोस लॉ के बारे में पता है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो गैसेस के लिए सेम मीनिंग रखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स की रेशो 4:1 की है तो वॉल्यूम की रेशो भी 4:1 की ही होगी, जो कि यहाँ डेल्टा ऑप्शन में नजर आ रहा है। इस हिसाब से फिर यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन हो जाएगा 4:1। क्वेश्चन 4 देखते हैं जी। द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जब आपको 2 रिएक्टेंट दिए गए होते हैं तो आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना पड़ता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढते हैं, हम कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन का मास दिया गया है 20 ग्राम, ऑक्सीजन का मास दिया है 160 ग्राम। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का भी पता होना चाहिए। इक्वेशन बैलेंस्ड बन रही है 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बन रहे होंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर का मतलब है कि यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हाइड्रोजन का जो मास गिवन है वो है 4 ग्राम और ऑक्सीजन का जो मास गिवन है वो है 32 ग्राम। इसका मतलब है 5 जब आंसर आ रहा है फॉर हाइड्रोजन एंड 5 इज़ द आंसर फॉर ऑक्सीजन। अब दोनों ही आंसर हमें यहाँ पर सही मिल रहे हैं, एक जैसे मिल रहे हैं। हम कहेंगे कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा। बोथ द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब इसका मतलब है कि अगर दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं तो आप किसी भी रिएक्टेंट की बेस पर प्रोडक्ट को जज कर सकते हैं। हम जज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बेस पर, आप हाइड्रोजन की बेस पर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ हम ऑक्सीजन वैसे ही ऑक्सीजन की बेस पर करते हैं। ऑक्सीजन और वाटर का कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से अगर ऑक्सीजन का 1 मोल हो यानी कि 32 ग्राम हो तो वाटर यहाँ पर बनता है 36 ग्राम, यानी कि 2 मोल बनते हैं उसके। अगर ऑक्सीजन 1 ग्राम होगी तो 36/32 हो जाएगा। और ऑक्सीजन मुझे कितनी गिवन है, 160 ग्राम गिवन है। तो 160 ग्राम को मैं लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर मल्टीप्लाई करता हूँ। व्हाट यू गेट इज 16 2s are 32, 16 10s are 160।
2 1s are 2, 2 5s are 10, तो ये 180 आंसर आ रहा है और 180 आंसर मुझे नजर आता है चार्ली ऑप्शन में। क्वेश्चन 5 देखते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, He। बेसिकली हीलियम का एटॉमिक नंबर आप देखें तो 2He होता है, यानी कि एक हीलियम के मोल के पास 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 मोल्स का मतलब है 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर यहाँ देख सकते हैं आप, चार्ली ऑप्शन में बन रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 6। इफ 2 moles of SO2 आर ऑक्सीडाइज्ड टू SO3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की भी थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए हमें, अगर हम आंसर निकालना चाह रहे हैं। हमें दिए गए हैं 2SO2 और पूछा गया है कि व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो बन रहा है 2SO3। डेफिनेटली 2SO3 ही बनेगा। तो इस रिएक्शन के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है और यहाँ पर हमें सिर्फ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि यहाँ पर बीटा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। हम परसेंटेज का फॉर्मूला अगर पुट करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो होती है मैस ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मैस। मैं अल्फा ऑप्शन के लिए कार्बन के मैस को टोटल मैस से डिवाइड कर रहा हूँ, विच कम्स आउट टू बी 28। बीटा ऑप्शन में कार्बन के मैस को टोटल मैस से डिवाइड कर रहा हूँ 16। चार्ली ऑप्शन में कार्बन के मैस को टोटल मैस से डिवाइड कर रहा हूँ 44। डेल्टा ऑप्शन में कार्बन के मैस को टोटल मैस से डिवाइड कर रहा हूँ 12 + 1 13 और नाइट्रोजन का 14 होता है, ये 27 आ गया। ये 4 ऑप्शंस है मेरे पास। आप देख सकते हैं कि इस सवाल में जो न्यूमरेटर है इज द सेम एंड डिनोमिनेटर शोज एन इंक्रीज। यहाँ 16 है, 27, 28, 44। तो याद रखना है एज आई हैव डिस्कस्ड इन माय क्लास के जैसे ही अगर इफ द न्यूमरेटर वैल्यू इज सेम सो द आंसर विल बी हायर व्हेन द डिनोमिनेटर वैल्यू इज स्मॉलर। अगर डिनोमिनेटर वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब आंसर बड़ा आएगा और वो हमें नजर आ रहा है बीटा ऑप्शन में, यानी कि इट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। मीथेन बीटा ऑप्शन हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन विच कम्स आउट टू बी 75%। तो बीटा इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन देखते हैं। मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वी नेवर कैलकुलेट द मोलर वॉल्यूम, वी कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम एट STP एंड द राइट आंसर वुड बी बीटा ऑप्शन मीथेन। STP पर मीथेन जो है उसका 1 मोल, उसके वॉल्यूम को आप मोलर वॉल्यूम कहेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। In stoichiometry, law of definite proportions is obeyed. It means that atoms are bound to। तो जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस है ना, ये कहता है कि इफ एटम्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म ए पर्टिकुलर कंपाउंड एंड डूइंग सो इन ए पर्टिकुलर रेशो ऑफ कम्बिनेशन, यानी कि अगर सल्फर और ऑक्सीजन SO3 बना रहे हैं तो उसमें सल्फर और ऑक्सीजन की रेशो 1:3 है। तो अगर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ओबे होगा तो इसका मतलब है व्हेनेवर सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन दे विल कंबाइन इन द सेम रेशो। वो बाउंड हैं सेम रेशो में कंबाइन करने के, ऐसा मतलब है द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का, विच कम्स आउट टू बी चार्ली कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये रूल है और इस रूल को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। 10th क्वेश्चन देखते हैं। When half mole of hydrogen reacts with excess of chlorine, what mass of HCl is likely to form? यह सवाल स्टोइकियोमेट्री बेस्ड है क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एक स्पीशी का मैस या वॉल्यूम दिया गया है, तो यहाँ पर बेसिकली मोल दिए गए हैं। तो मैस, वॉल्यूम या मोल अगर एक ही स्पीशी के दिए जाएं तो आप स्टोइकियोमेट्री की बेस पर डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर दोनों स्पीशीज के मैस दिए हों तो पहले आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं एंड देन यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। सो हियर वी शुड राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन लाइक दिस। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स अस 2HCl, या अगर हम यहाँ पर हाफ मोल ही ले लेते हैं तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। हाफ मोल ऑफ दिस, हाफ मोल ऑफ दिस एंड इट फॉर्म्स 1 मोल ऑफ HCl। तो बड़ा ही आसान हो गया। इफ वी आर प्रोवाइडेड विद हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन डेफिनेटली वी विल बी एबल टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ HCl। और 1 मोल ऑफ HCl का मैस आप देख लें, हाइड्रोजन 1
chlorine 35.5, so it comes out to be 36.5 and the answer would be delta 36.5. 1 mole से 2 mole बनने थे, तो हमने जो कैलकुलेशन करनी थी, we are not always interested in taking excessive steps to find out the answer. हम उसे लिमिट कर सकते हैं, हम उसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं if we have the option, if we have the understanding, if we have the right vision, तो हम इसको अपनी मर्जी से इम्प्रोवाइज करके भी जवाब निकाल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बारी टाइम स्पेंड करना है तभी आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया डेल्टा ऑप्शन। 11 देख लें, theoretical yield is calculated by, theoretical yield is the yield calculated by balanced chemical equation। तो डेफिनेशन को एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है, बीटा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। 12th क्वेश्चन देखें, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन। मैं चारों के स्ट्रक्चर्स लिख देता हूं ताकि बात सही हो जाए। तो मेरे पास मौजूद हैं सबसे पहले 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर मेरे पास अल्फा आंसर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और इसके 2 मोल्स हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1.5 मोल्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैं, 3 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 4 मोल्स ऑफ वाटर हैं, तो 4 मोल्स आ गए H2O के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इट बेसिकली हैज़ 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है जनाब। और 4 मोल्स ऑफ वाटर का मतलब है O के 4 मोल्स हैं, तो इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ O2 होंगे, 2O2 भी लिख सकते हैं 4O को। तो वाटर हैज़ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड हैज़ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, CO2 हैज़ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। जो अमाउंट है 2, 2, 3, ये तो बड़ी अमाउंट्स आ रही हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, so minimum amount is present in hydrogen peroxide, so here the answer would be beta option, 1.5 moles of hydrogen peroxide। 13th क्वेश्चन देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज सेम फॉर 1 मोल ईच ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमें दोनों ही लिख लेने चाहिए, लाइक वी कैन राइट नाइट्रिक ऑक्साइड NO and we can write nitrogen dioxide NO2 and we have 1 mole for each of them। अब यहाँ आपको देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि दिस मॉलिक्यूल हैज़ 1 नाइट्रोजन एंड दिस मॉलिक्यूल हैज़ 1 नाइट्रोजन अगेन। तो दोनों में जो नाइट्रोजन एटम्स हैं दे वुड बी सेम इन 1 मोल, और ऑक्सीजन यहाँ पर डिफरेंट नजर आ रहे हैं। टोटल एटम्स डिफरेंट होंगे, इट हैज़ 2 एटम्स, इट हैज़ 3 एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज द एटम्स आर डिफरेंट, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरीड बाय देम विल आल्सो बी डिफरेंट। तो हेयर द आंसर वुड बी अल्फा ऑप्शन, नाइट्रोजन एटम्स। तो नाइट्रोजन आप देख के अंदाजा लगा रहे हैं कि दे आर द सेम। 14th क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, obvious answer is beta option, empirical formula, because polymeric molecules, ionic compounds, giant covalent compounds, they are better represented by their empirical formula। molecular formula बड़े molecules के लिए लिखना, ionic compounds के लिए लिखना possible नहीं है because they are composed of millions and billions and trillions or more atoms। तो उनमें बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इसलिए वी प्रेफर टू राइट एम्पिरिकल फार्मूला फॉर देम। 15th क्वेश्चन देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n इज एनी होल नंबर जो कि यहाँ पर हो सकता है, और हेयर द वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी। होल नंबर क्या होता है? जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, जीरो नहीं हो सकती, n की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हुए। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर इरेलेवेंट है, जीरो नहीं हो सकती n की वैल्यू, जैसा कि मैंने कहा नेगेटिव नहीं हो सकती। सो द वैल्यू ऑफ n कैन नेवर बी माइनस और जीरो। 16 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज विल हैव द लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स if equal number of moles of all of these are present। आप देख सकते हैं कि HF has 1 hydrogen, ammonia has 3 hydrogens, water has 2, whereas methane has 4 hydrogens। तो अगर equal moles हैं तो definitely HF के पास minimum number of hydrogen atoms होंगे जो कि 1 mole होंगे। अल्फा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 17th क्वेश्चन देखते हैं, what is true about molar volume at STP? It is the volume of 1 mole of a gas। ऐसे नहीं कहेंगे,
जो मोलर वॉल्यूम है इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। आइडियल गैसेस के लिए जो उनका 1 मोल है उसके वॉल्यूम को आप मोलर वॉल्यूम कहते हैं। बाय डेफिनेशन मोलर वॉल्यूम ओनली होल्ड्स गुड फॉर आइडियल गैसेस, सो हियर द आंसर वुड बी बीटा ऑप्शन, इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, नॉट रियल गैस, नॉट ए लिक्विड। तो ये हो जाएगा सही आंसर। 18th क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इज ए फार्मूला विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। अल्फा ऑप्शन को देखें, दोनों जो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड बाय 2। चार्ली ऑप्शन देखें, 2 टेबल ऑफ 2 पर दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, 2 और 4। डेल्टा ऑप्शन देखें, टेबल ऑफ 2 पर डिवाइड हो रही हैं। लेकिन बीटा ऑप्शन में 3 और 8 किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते, तो दे रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड C3H8 इज द एम्पिरिकल फार्मूला, बीटा इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन देखें, इफ द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड इज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, इट मींस दैट। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला की बेस पर ही कंपाउंड रिप्रेजेंट हो सकता हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बेस पर हो ही ना सकता हो, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, 2 बड़ी पॉसिबिलिटीज हमें नजर आती हैं। एक तो ऐसा उस वक्त होता है व्हेन द कंपाउंड इज आयोनिक, एक द कंपाउंड कैन बी जाइंट मॉलिक्यूल, जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल। तो दीज आर द केसेस जब आप कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिख सकते या नहीं लिखते, तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। यस, देयर इज एन ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन देखें, द कंपाउंड इज आयनिक, आयनिक कंपाउंड के लिए ही ऐसा होता है। अच्छा, व्हाई नॉट अल्फा, अल्फा क्यों नहीं? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिफरेंट फॉर एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से डिफरेंट हो तो ये बात रिलेट नहीं करती, बिकॉज द क्वेश्चन सेज इफ द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड इज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, उसका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा ही नहीं जा सकता। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में होता है कि वो आयोनिक कंपाउंड हो, और जाइंट कोवलेंट कंपाउंड भी मोस्ट केसेस में हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला ही लिखते हैं। बट दिस इज फॉर श्योर कि आयनिक कंपाउंड में तो होते ही आयंस हैं, तो उनका कभी भी कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखा जा सकता, उनका तो फार्मूला यूनिट होता है। सो द कंपाउंड वुड बी आयनिक इफ वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इट बाय एनी मॉलिक्यूलर फार्मूला व्हाटसोएवर। 20th क्वेश्चन देखते हैं, N2 प्लस O2 2NO, हमने थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि वॉल्यूम और मोल्स की रेशियो बिल्कुल इक्वल चलती है फॉर गैसेस। यहाँ पर भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, और इनकी जो गैसेस का रिलेशनशिप है वही इनके वॉल्यूम का रिलेशनशिप, वही इनके मोल्स का रिलेशनशिप है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 10 डेसीमीटर क्यूब। आपको इस तरह के क्वेश्चंस में अच्छे तरीके से याद रख लें कि अगर सारी चीज़ें गैस की फॉर्म में हैं, तो जो डेसीमीटर क्यूब दिए गए हैं, जो वॉल्यूम दिया गया है, आपने उसे मान लेना है कि ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। यानी कि अगर वो कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 10 डेसीमीटर क्यूब ईच ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है कि 10 मोल्स ईच ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप इस तरह सवाल को देखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। आप कहेंगे कि नाइट्रोजन और NO का रिलेशनशिप ये है, ऑक्सीजन के लिए भी देख सकते हैं कि 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो 10 मोल से कितने बनेंगे? 20 मोल्स बनेंगे। अब 1 मोल हो सकता है या 1 डेसीमीटर क्यूब कह दें आप, 20 डेसीमीटर क्यूब हो जाएंगे। सो इफ 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, देयर वुड बी 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NO प्रोड्यूस्ड। अल्फा विल बी द राइट आंसर। 21st क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस 3 कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड प्लस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, द मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस्ड, यानी कि पूछा गया है हमें व्हेन 1.5 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सैंड। तो ये भी सवाल हमें मिल गया है स्टोइकियोमेट्री से, और स्टोइकियोमेट्री में हम कहते हैं कि व्हाट वी आर प्रोवाइडेड विद इज कार्बन, व्हाट दे आस्क फॉर इज द मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, और वो कंपैरिजन ये बन रहा है कि अगर आपके पास 3 मोल्स ऑफ कार्बन हो तो उससे सिलिकॉन कार्बाइड बनता है 1 मोल, और 1 मोल का मास होता है 28 प्लस 12 40। सही है जी। 3 मोल्स हों तो उससे 40 ग्राम बनते हैं। आपने देखा कि मैंने इसके मोल्स लिखे हैं और उसका मास लिखा है, मेंशन कर देता हूं कि 40 ग्राम।
अगर यहाँ 1 मोल रह जाएंगे तो ये 3 किधर चला जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 3। और फॉर 1.5 मोल जब मैं लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं राइट साइड पर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1.5 मोल 1 2 1 20 20 शुड बी द राइट आंसर एंड इट इज चार्ली। चार्ली बिल्कुल सही हो गया। 20 ग्राम। आपने देखा कि मैंने मोल्स और मैस को रिलेट किया जैसा कि हमने स्टोइकियोमेट्री के टॉपिक में पहले भी देखा है। 22nd देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टोइकियोमेट्री। अल्फा ऑप्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस इज डिसओबेड, ये गलत है जी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ओबे होता है। बीटा, इट अज्यूम्स दैट ऑल द रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये रॉन्ग है जी, इट अज्यूम्स दैट ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। चार्ली ऑप्शन है, इट अज्यूम्स दैट साइड रिएक्शंस अकर, ये रॉन्ग है जी, इट अज्यूम्स साइड रिएक्शंस डू नॉट अकर। डेल्टा ऑप्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड, डेफिनेटली इट इज द राइट स्टेटमेंट, ये स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से सही है। स्टोइकियोमेट्री अज्यूम्स दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड। 23rd क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन कंपेयरिंग द वॉल्यूम ऑफ इक्वल masses of different ideal gases, smaller the molar mass of a gas dash will be its occupied volume। क्वेश्चन को हम रिलेट कर रहे हैं इस इक्वेशन से। इक्वेशन देख लें, और mass ओवर मोलर mass इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, ये चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं मोलर वॉल्यूम का मैं दूसरी साइड पर ले आता हूं तो व्हाट यू गेट इज मास इनटू मोलर वॉल्यूम ओवर मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। नाउ अगेन सवाल पढ़ते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स सॉरी इक्वल मैसेस इक्वल हो गए, इसे काट देते हैं। ऑफ डिफरेंट आइडियल गैसेस को आप कंपेयर कर रहे हैं। आइडियल गैसेस के लिए मोलर वॉल्यूम भी सेम होता है, ठीक है जनाब, मोलर वॉल्यूम तो 22.4 होता है, ये तो कांस्टेंट होता है। अब वो कहता है स्मॉलर दी मोलर मैस, अगर मोलर मैस कम होगा, मैस कांस्टेंट है, मोलर वॉल्यूम एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, आपने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का मोलर मैस से रिलेशन देखना है। अगर मोलर मैस कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर बड़ा आना चाहिए। बात समझ गए होंगे उम्मीद है आप, कि अगर आप कहते हैं कि जनाब मोलर मैस वो कम है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, आंसर बड़ा आएगा। तो हम कहेंगे स्मॉलर द मोलर मैस ऑफ ए गैस हायर विल बी इट्स ऑक्यूपाइड वॉल्यूम एट एसटीपी। अल्फा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आपने देखा कि किस तरह इस फार्मूला की बेस पर उसने सवाल पूछा है। 24th क्वेश्चन देखें, रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड इज, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है, एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है, तो रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। चार्ली इज द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन देखें, 2NaNO3 से 2NaNO2 और ऑक्सीजन बन रहे हैं। 340 ग्राम ऑफ NaNO3 अपॉन डिकम्पोजिशन गिव 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड विच इज 48 हियर इन दिस केस, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड मैं निकाल लेता हूं, फिर हम वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकलेगी, उसके लिए हमें NaNO3 गिवन है, NaNO3 is given and oxygen is required. According to balanced chemical equation, 48 plus 14 62 प्लस 23 85, 1 मोल का मैस है 85, मुझे कितने मोल्स दिए गए हैं 2, तो 85 इंटू 2 170 ग्राम। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगर NaNO3 के 170 ग्राम हो तो ऑक्सीजन का 1 मोल यानी कि 32 ग्राम बनते हैं। अगर 170 को मैं सामने ले जाकर डिवाइड करता हूं तो 170 इधर आ जाएगा। गिवन डाटा के मुताबिक NaNO3 के 340 ग्राम हैं। मैं लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर 340 से मल्टीप्लाई करता हूं, 0 0 1 2 64 here is the theoretical yield. So theoretical yield is 64, actual yield is 48। आप इन्हें डिवाइड करते हैं, ये आता है 16 3s are 48, 16 4s are 64, 4 1s are 4, 4 25 100 होता है। ये 75% बन रही है। 75% is the right answer which is Charlie option। 26 क्वेश्चन देखते हैं, a limiting reactant can determine, लिमिटिंग रिएक्टेंट
कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट की अमाउंट को ही कंट्रोल करता है, या फिर हम कहेंगे कि प्रोडक्ट की अमाउंट जो बन रही है इन ए केमिकल रिएक्शन वो हमें बताता है। बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो एक रिएक्शन से बन सकती है। एक बहुत ही अहम बात, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, एक्चुअल यील्ड नहीं है। वाई? क्योंकि एक्चुअल लिमिटिंग रिएक्टेंट ये बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन सकती है, बनेगी कितनी, उसमें जो मैकेनिकल लॉस का रोल है वो हमें एक्चुअल यील्ड से पता लगता है। एक्चुअल यील्ड हो सकता है कि जितनी अमाउंट लिमिटिंग रिएक्टेंट से बननी चाहिए थी उससे भी कम बन जाए। क्यों? क्योंकि साइड रिएक्शन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई मैकेनिकल लॉस हो सकता है, इनएक्सपीरियंस वर्कर हो सकता है। तो सही स्टेटमेंट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैन डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअल यील्ड नहीं ये बता सकती, क्योंकि एक्चुअल यील्ड और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, साइंटिस्ट पर, कंडीशंस पर भी डिपेंड करती है। तो 26 में बीटा हो गया। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए मोल? मोल कौन रिप्रेजेंट नहीं करता? फॉर्मूला मैस को ग्राम में लिख दें तो ये मोल होगा, अल्फा ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन एटॉमिक मास को ग्राम में लिखें ये मोल होगा। डेल्टा ऑप्शन मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखें ये मोल होगा। लेकिन बीटा ऑप्शन मोल नहीं होगा जी, क्योंकि मोलर वॉल्यूम को ग्राम में लिखने का कोई तरीका नहीं है। मोलर वॉल्यूम तो वॉल्यूम है और उसे ग्राम में नहीं लिखा जा सकता और वो मोल नहीं होता। बीटा ऑप्शन हो गया जी। 28 देख लें। 14 ग्राम सिलिकॉन, आप देख सकते हैं एटॉमिक मास मेंशन्ड है, मास ओवर मोलर मास करें, हाफ मोल आ रहा है। हाफ मोल में वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 3.01 10⁻23। डेल्टा ऑप्शन हो गया। 29 देख लें। 3.2 ग्राम ऑफ मेथानॉल मेंशन करना पड़ेगा, 3.2 ग्राम ऑफ मेथानॉल। मैं मेथानॉल का मोलर मास भी साथ ही लिख देता हूं ताकि आंसर निकालने में आसानी हो। 32 होता है। और ऑक्सीजन के लिए देख लें, सॉरी मीथेन के लिए मास दिया है 1.6, मोलर मास होता है 16, यानी कि मेथनॉल के भी 0.1 मोल हैं और मीथेन के भी 0.1 मोल है। अगर मोल्स बराबर हो जाएं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए तो उनके अंदर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम मिलते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। यहाँ ये बात भी देख लें कि बीटा ऑप्शन सही नहीं है। सेम मैस ऑफ कार्बन नहीं होगा। डेफिनेटली आपके पास 1 मोल जो इसका मौजूद है मेथनॉल का, उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कुछ और है और मीथेन में कार्बन की परसेंटेज कुछ और है, तो उनका मैस कुछ और आएगा। सो बीटा ऑप्शन एक बड़ा ही अच्छा डिस्ट्रैक्टर था, लेकिन इट इज़ नॉट द राइट आंसर। 30th क्वेश्चन देखते हैं। 6.02 10⁻22 हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ। अच्छा, ये जो सवाल है इसको अगर हम सिंपलीफाई कर लें, कई दफ़ा क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अंदाज से पूछा गया होता है, आल्दो वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये देखें ज़रा, पहले मैं इक्वेशन मेंशन करता हूँ। HCl से बनते हैं क्या बनता है जी, H+ और Cl-। आप कंपैरिजन कर लें, अगर ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं 6.02 10⁻23, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स HCl के आयनाइज होंगे तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन बनेंगे। अब इसको आप अगर देख लेते हैं कि यहाँ मैं 1 कर देता हूँ तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये सामने चली जाएगी, जाके डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड हो जाएंगे। और अगर मेरे पास HCl के 6.02 10⁻22 पार्टिकल्स होंगे तो फिर उससे हाइड्रोजन आयन भी 6.02 10⁻22 ही बनेंगे, और यही मुझे पूछा गया था। तो बेसिकली मुझे पूछा गया है कि हाइड्रोजन HCl मैंने किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया। मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1 मोल से 1 मोल बनते हैं और इसे 10 से डिवाइड करें तो 0.1 मोल अगर HCl होगा तो 0.1 मोल हाइड्रोजन आयन बनेंगे।
ठीक है जी बात। आप इस तरह भी देख लें कि हम जो जनरल प्रोसीजर यूज करते हैं उसमें हम जो गिवन होता है उसे लेफ्ट पर लिखते हैं, रिक्वायर्ड को राइट साइड पर लिखते हैं। उस तरह भी काम सही था। आप HCl H+ से स्टार्ट लेते तब भी यही बात बनती। आपको पता लगता कि 1 मोल हाइड्रोजन आयन बनाने के लिए 1 मोल HCl चाहिए होता है और 0.1 मोल हाइड्रोजन आयन बनाने के लिए 0.1 मोल HCl चाहिए होता है। तो 0.1 मोल HCl आपको रिक्वायर्ड है। आप जानते हैं कि HCl का मोलर मास होता है 36.5 और उसके मोल्स हैं 0.1। आपने मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास को मोल्स से तो आपको मास मिल जाएगा। और कितना मास मिलेगा? 3.65 ग्राम मिल जाएगा। 3.65 ग्राम मिल जाएगा। तो 3.65 ग्राम आपने टिक कर दिया। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया है। 3.65 ग्राम HCl आपको चाहिए होंगे टू प्रिपेयर 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, या फिर जिसे हम कहते हैं 6.02 10⁻22 पार्टिकल्स। 31st क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। फॉर्मूला हमारे पास है, हमें ज़्यादा मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमने कहा था कि आपको अगर वाटर एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। वाटर का 1 मोल दिया गया है, उसमें हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं। तो एक वाटर में जितने हाइड्रोजन है आप उससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। मीथेन के 0.5 मोल हैं, उसमें हाइड्रोजन निकालने हैं, तो मीथेन में जितने हाइड्रोजन है उससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 4। ग्लूकोज के लिए आप 0.25 को हाइड्रोजन यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सुक्रोज में 0.25 को नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखकर ही अंदाज़ा हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बारी कैलकुलेट ही करें। आप देखकर भी बता सकते हैं कि ये जो सुक्रोज वाला आंसर है ये सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आएंगे। डेल्टा ऑप्शन सही हो गया। 32nd देखें, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP. If 22.414 decimeter cube of different ideal gases are present, which of the following quantity is always same for all of them? यहाँ अगर आपने पहले भी हमने बात की है अपनी क्लास के अंदर कि अगर वॉल्यूम डिफरेंट आइडियल गैसेस का सेम है तो इसका मतलब है कि उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। मॉलिक्यूल्स की गारंटी दी जा सकती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं या कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर वॉल्यूम इक्वल होगा तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होने चाहिए, जिसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। सो बीटा हेयर शुड बी द राइट आंसर। 33rd क्वेश्चन है, वन ऑफ द पर्पसेस टू यूज लिमिटिंग रिएक्टेंट इन ए रिएक्शन इज टू। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मकसद ये होता है कि हम चाहते हैं कि जो सस्ता रिएक्टेंट है, चीपर रिएक्टेंट है, उसे हम जो है वो एक्सेस में ले लें, और जो प्रीशियस रिएक्टेंट है, महंगा रिएक्टेंट है, एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है, उसको कंप्लीटली कंज्यूम करना, ये हमारा मकसद है कि वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, वो ज़ाया ना हो जाए कहीं। इसलिए यहाँ पर बीटा ऑप्शन सही लग रहा है, बिकॉज द यूज ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज टू कंप्लीटली कंज्यूम द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट। 34th क्वेश्चन देखें, विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला से डेफिनेटली सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन दी एटम्स पता लगती है। बीटा ऑप्शन देखें, वेरी आप कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा और बड़ा साउंड कर रहा है, लाइक द राइट आंसर। कई दफ़ा कुछ सवाल होते हैं जिनके ऑप्शंस जो है ना बड़े सेल्फ एविडेंट होते हैं, और वो सेल्फ एविडेंट ऑप्शन क्यों बनाए जाते हैं आखिर पर्टिकुलरली हमारे पेपर्स में, इसलिए कि वो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं कि आपकी आंख से बिल्कुल भी परे ना चली जाए और आपको वो इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से एंड तक याद रहे, बिकॉज वी बिलीव कि उसी बेस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको जो है ना बड़ी अच्छा साउंड करने वाली वो यहाँ पर मिला करेंगी हमारे पेपर्स में। 35th क्वेश्चन देखें, फॉर विच कंपाउंड यू फाइंड द सेम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। वाटर H2O, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, they all cannot be simplified any further, so delta option all of these represent the same empirical and molecular formula। 36 देख लें, मैकेनिकल लॉस while doing practical work in laboratory। मैकेनिकल लॉस से क्या होता है, एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। डेल्टा ऑप्शन देखें, डिक्रीजेज एक्चुअल यील्ड। 37 देख लें,
which term is most appropriate to describe the mole of water? Water is a molecular species, तो molecular species के लिए mole को आप कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। चार्ली ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 देखें, 0.25 moles of all the ideal gases occupy a volume of dash डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर 1 मोल होता तो ये हो जाते 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब इसे आपने कर दिया 0.25 मोल यानी कि डिवाइडेड बाय 4 किया है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 0.25 कर लें, दोनों हालतों में सही है, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 22.4 और ये आंसर आ जाएगा 5.6 डेसीमीटर क्यूब। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेज, हम पेपर में कैसे 22.4 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमने अपने लेक्चर्स में सीखा है कि आपको 1 मोल का वॉल्यूम, हाफ मोल का वॉल्यूम, 3/4 का वॉल्यूम और क्वार्टर ऑफ ए मोल का वॉल्यूम, ये 4 वैल्यूज़ आनी चाहिए, क्योंकि रिपीटेडली हमें जो है हमारी डिस्कशन में मिलती रहती हैं, गैसेस के अंदर भी मिलती हैं, यहाँ भी मिलती हैं और जगहों पर भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये वैल्यूज़ आपको देखनी चाहिए, अगर नहीं देखी अभी तक तो आज मैंने यहाँ बताई हैं, इसको याद कर लें। चार्ली ऑप्शन सही हो गया। 39, अकरेंस ऑफ साइड रिएक्शंस टेंड टू, साइड रिएक्शन से क्या होता है, उससे भी एक्चुअल यील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, तो बीटा ऑप्शन सही है। साइड रिएक्शन से भी यील्ड डिस्टर्ब होती है और मैकेनिकल लॉस से भी यील्ड डिस्टर्ब होती है। 40 देख लें, जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, हमने कहा जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को भी बीटा ऑप्शन एम्पिरिकल फार्मूला से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जस्ट लाइक आयनिक कंपाउंड्स। 41 देख लें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर नीडेड टू प्रिपेयर 44.8 decimeter cube of carbon monoxide when carbon is combusted in presence of oxygen? कार्बन को आपने मिला दिया ऑक्सीजन से और बनाई कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यहां अगर आप 2 लगाएंगे तो यहां 2 लगेगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम होता है 44.8 डेसीमीटर क्यूब, 44.8 डेसीमीटर क्यूब, और वही हमें क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 44.8 डेसीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन का कितना मैस, बल्कि एग्जैक्ट वर्ड पूछा गया, ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमें ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मोल चाहिए और 2 मोल CO बनेगी, विच वुड हैव ए वॉल्यूम ऑफ 44.8 डेसीमीटर क्यूब। सो राइट आंसर इज डेल्टा ऑप्शन। 42nd क्वेश्चन देखते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि किसी गैस की बात हो रही है एट STP। द सब्सटेंस कैन नॉट बी, जो चीज STP पर गैस नहीं है उसका 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 नहीं होगा, सो बीटा वाटर इज द राइट आंसर। वाटर इज ए लिक्विड एट STP, तो फिर उसके 1 मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस के बराबर नहीं आएगा। 43 देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज यील्ड शोज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, तो एफिशिएंसी जितनी परसेंटेज यील्ड ज्यादा होती है उतनी एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, बीटा ऑप्शन सही हो गया। 44 देख लें, एन एटम ऑफ ए स्पीशी वेज 39 AMU, तो आपको पोटाशियम पता लग गया जी, पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 AMU होता है। 45, विच फार्मूला डज नॉट गिव मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस निकालने के लिए आपने कुछ फार्मूलाज पढ़े हैं, मैं उनको दोबारा से लिख रहा हूं। मोल्स बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, अल्फा ऑप्शन। मोल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, बीटा ऑप्शन। मोल्स बराबर होते हैं वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, चार्ली ऑप्शन। तो अगर पहले 3 ऑप्शन सही हैं तो डेफिनेटली जो डेल्टा ऑप्शन है वो सही नहीं है, उससे आपको जो मोल्स हैं वो नहीं मिलेंगे। 46 देख लें, 2 NaOH प्लस H2SO4 से Na2SO4 और 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। हाउ मच वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड इफ 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रिलेशन ये बन रहा है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल होता है यानी कि 98 ग्राम होते हैं, तो वाटर के 2 मोल बनते हैं यानी कि 36 ग्राम बनते हैं। तो यही तो सवाल पूछा गया था, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही 1 स्टेप में निकल आया कि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल 2 मोल वाटर बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, बीटा ऑप्शन 36 ग्राम वाटर बनाते हैं।
47 क्वेश्चन देख लें। मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग 11.5 ग्राम सोडियम, इसे भी हमें देखना पड़ेगा अगेन इन द सिनेरियो ऑफ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। आप देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, इसके अगर 1 मोल होगा इसका, तो उसमें सोडियम है 23 ग्राम। तो अगर हम हाफ कर लें इसे, तो 11.5 ग्राम सोडियम कितने मोल्स में होगी? हाफ मोल्स में होगी। बड़ा इजी सवाल है। 1 मोल के अंदर 23 ग्राम है, तो हाफ मोल के अंदर हाफ हो जाएगी, यानी कि 11.5 ग्राम हो जाएगी सोडियम। सो बीटा इज द राइट आंसर। 48 आ गया। स्टोइकियोमेट्री डज नॉट गिव द आइडिया। स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है? ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, नो साइड रिएक्शंस अकर। तो स्टोइकियोमेट्री में रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट पहले नहीं कंज्यूम हो सकता, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें स्टोइकियोमेट्री से नहीं मिलेगा। बीटा ऑप्शन सही हो गया जी। 49 देख लें। सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइजेज इन वाटर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्स्टिट्यूट इट्स। ये सवाल जो है, ये सवाल पूछने का मकसद बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। सल्फ्यूरिक एसिड से पहले आपको एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उससे आयंस बनते हैं। नो डाउट सल्फ्यूरिक एसिड से आयंस बनते हैं, लेकिन यहाँ से पहली परसेप्शन जो जाती है ना स्टूडेंट के जहन में, वो ये जाती है कि सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से आयंस बन रहे हैं। तो आयंस बन रहे हैं, इसका मतलब ये आयनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड का ग्राम फार्मूला होता है, जो कि गलत हो जाता है। असल में सल्फ्यूरिक एसिड एक कोवलेंट कंपाउंड है, जो कि एसिड होने की वजह से पानी में आयनाइज होता है। और कोवलेंट कंपाउंड के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो मॉलिक्यूल का होता है मॉलिक्यूलर मास जिसे आप कहते हैं, और उसके मोल को आप कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। सो चार्ली इज द राइट आंसर, जो कि काफ़ी लोगों ने मुझे लगता है कि गलत किया होगा। तो मैंने बता दिया सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मॉलिक्यूल, सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। 50th क्वेश्चन देखें। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पहले हमें देखना चाहिए कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, तो फिर हम जवाब निकाल लेंगे। हम मेंशन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल। कैल्शियम कार्बोनेट का जो 1 मोल होता है उसका मास होता है 40 प्लस 60, ये 100 ग्राम होता है। इसके अंदर हमने निकालने हैं प्रोटॉन्स। 1 मोल के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे पता लगेगा? आप मेंशन करेंगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ऑक्सीजन है 3, हर एक का एटॉमिक नंबर है 8, यानी कि प्रोटॉन्स हैं उसमें 8 8 8 ईच। कार्बन है 1, उसमें प्रोटॉन्स हैं 6, और कैल्शियम है 1 और उसमें प्रोटॉन्स हैं 20। ठीक है जनाब। 20 प्लस 6 प्लस 24, ये बन जाते हैं 50 प्रोटॉन्स। ठीक है जनाब, 50 प्रोटॉन्स हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में, यानी कि 100 ग्राम अगर आपके पास होंगे तो उसमें 1 मोल होगा, तो उसमें 50 मोल्स होंगे। 50 मोल्स को भी मेंशन कर लें। 6.02 10⁻23 50 मोल्स होंगे प्रोटॉन्स के। होपफुली ये बात हमें क्लियर हो गई है कि अगर आपके पास 1 मोल हो तो उसमें 50 मोल्स प्रोटॉन होते हैं। मोल्स का मतलब होता है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 1 ग्राम मैं लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 50 इंटू एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 100। और अब मुझे किस वैल्यू को निकालना है? फॉर 10 ग्राम कैलकुलेशन करनी है। 10 ग्राम की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? हम 10 ग्राम से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड पर, और 10 ग्राम से मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड पर। 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 100। 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, यानी कि 6.02 10⁻23 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है अल्फा ऑप्शन 3.01 10⁻24। तो ये जो फार्मूला ऑफ कंपैरिजन है, आप इसे स्टोइकियोमेट्री बेस्ड कह देते हैं या आप इसे यूनिटी मेथड कह देते हैं, तो वो हमें काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ ही जी हमारी आज की डिस्कशन मुकम्मल होती है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।